कभी सोचा है ये सब कुछ, ये आसमान, ये तारे, ये हम, आखिर ये सब आया कहाँ से? चलिए आज ना हम एक बहुत ही जबरदस्त सफर पर निकलते हैं, समय के भी पार, ठीक वहां जहां से हमारे इस ब्रह्मांड की कहानी शुरू होती है। यही तो वो सवाल है ना? वो सवाल जो हम इंसान सदियों से न जाने कब से पूछते आ रहे हैं। भाई हमारा ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड जिसमें इतनी सारी आकाशगंगाएं हैं, खरबों तारे हैं, इसका जन्म हुआ तो हुआ कैसे? तो चलो आज विज्ञान की मदद लेते हैं और इस बड़े से रहस्य को सुलझाने की एक कोशिश करते हैं। तो हमारी इस महान कहानी का पहला चैप्टर वो एक ऐसे आइडिया से शुरू होता है जिसने, सच कहूं तो, ब्रह्मांड को देखने का हमारा नजरिया ही पलट कर रख दिया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ महाविस्फोट सिद्धांत की, जिसे हम सब बिग बैंग थ्योरी के नाम से जानते हैं। जरा सोच कर देखिए, कल्पना कीजिए कि ये जो पूरा ब्रह्मांड है ना, मतलब हर एक तारा, हर ग्रह, हर एक चीज जो आज हमें दिखती है या नहीं भी दिखती, सब कुछ एक सुई के नोक से भी कहीं ज्यादा छोटे, बहुत ज्यादा गर्म और घने एक बिंदु में बंद था। और फिर अचानक एक जबरदस्त विस्तार हुआ। अब देखिए, ये जो आइडिया था ये कोई रातों रात नहीं आया। इसकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। सबसे पहले 1927 में जॉर्ज लेमेत्रे ने इसकी नींव रखी। और मजे की बात जानते हैं क्या है? ये जो नाम है ना, बिग बैंग, ये नाम 1949 में इसके एक आलोचक फ्रेड हॉयल ने मजाक मजाक में दिया था। सोचिए। और बाद में 1967 में रॉबर्ट वैगनर ने इस थ्योरी को और भी मजबूत बनाया। तो सवाल ये उठता है कि ये महाविस्फोट आखिर हुआ कब? जवाब है, आज से लगभग 13.8 अरब साल पहले। ये नंबर इतना बड़ा है, इतना बड़ा कि अगर हम हर साल को 1 सेकंड मान लें तो भी इसे गिनने में हमें करीब करीब 437 साल लग जाएंगे। और बस यहीं से हमारे ब्रह्मांड का जन्म हुआ। अच्छा, तो उस शुरुआती धमाके के बाद क्या हुआ? सारा पदार्थ, मैटर, हर तरफ फैल गया। और फिर गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी ने अपना काम शुरू किया। उसने धीरे धीरे इस फैले हुए पदार्थ को बड़े बड़े झुंडों में इकट्ठा करना शुरू कर दिया। और जानते हैं, इन्हीं झुंडों को आज हम आकाशगंगा या गैलेक्सी कहते हैं। ये असल में कुछ और नहीं बल्कि तारों के जगमगाते हुए शहर हैं। और ऐसे कितने शहर होंगे? अंदाजा लगाइए, सिर्फ उतने ब्रह्मांड में जितना हम देख सकते हैं उसमें ही करीब 100 से 200 अरब आकाशगंगाएं हैं। और हर एक गैलेक्सी में अरबों खरबों तारे। तो अगली बार जब रात में आसमान की तरफ देखें तो ये जरूर सोचना कि हम उन खरबों सितारों में से बस कुछ ही को देख पा रहे हैं। ठीक है, पर इस इतने बड़े, इतने अनंत ब्रह्मांड में हम कहाँ हैं? हमारा अपना घर कौन सा है? तो जनाब, हम रहते हैं मिल्की वे नाम की आकाशगंगा में, जिसे हम बड़े प्यार से मंदाकिनी या दुग्ध मेखला भी बुलाते हैं। आपको पता है, 2005 में स्पित्जर स्पेस टेलीस्कोप ने यह कंफर्म किया था कि हमारी ये जो मिल्की वे है ये एक बार्ड स्पाइरल यानी दंड सर्पिलाकार गैलेक्सी है। और ये कोई छोटा मोटा शहर नहीं है। इसमें अंदाजन 100 से 400 अरब तारे हैं। और हमारा सूरज वो इन्हीं अरबों सितारों में से एक है, एक बिल्कुल साधारण मीडियम साइज का तारा। लेकिन हाँ, हमारे लिए सबसे जरूरी। चलिए अब एक काम करते हैं, अपनी दूरबीन को थोड़ा और जूम करते हैं और इन अरबों सितारों में से किसी एक की कहानी पर फोकस करते हैं। आखिर एक तारा पैदा कैसे होता है, वो अपनी जिंदगी कैसे जीता है और उसका अंत कैसे होता है। देखिए, हर तारे की कहानी शुरू होती है एक नेबुला से। ये क्या है? ये बस गैस और धूल का एक बहुत बड़ा बादल होता है। फिर ग्रेविटी इस बादल को धीरे धीरे खींचकर एक घने गोले में बदल देती है। इसे कहते हैं प्रोटोस्टार। जब इसके सेंटर में प्रेशर और गर्मी हद से ज्यादा बढ़ जाती है तो न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू हो जाता है और बस तारा चमक उठता है। ये है उसकी मेन सीक्वेंस स्टेज, जिसमें वो अरबों साल बिताता है। फिर जब उसका हाइड्रोजन फ्यूल खत्म होने लगता है तो वो फूलकर एक रेड जायंट या रक्त दानव बन जाता है। और अंत में जो बड़े तारे होते हैं वो एक जबरदस्त धमाके के साथ फट जाते हैं, जिसे हम सुपरनोवा कहते हैं। लेकिन क्या धमाके के साथ ही कहानी खत्म हो जाती है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। सवाल तो ये है कि सुपरनोवा के बाद जो बचा उसका क्या होता है? ये अंत नहीं है, ये तो एक नए और भी ज्यादा रहस्यमयी चैप्टर की शुरुआत है। तो एक तारे का अंत कैसा होगा, उसकी किस्मत में क्या लिखा है, इसका फैसला सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज करती है, उसका वजन।
मतलब सुपरनोवा के बाद जो कोर बचा है उसका मास कितना है, बस यही तय करता है कि उसका भविष्य क्या होगा। और इसी निर्णायक पॉइंट को, इसी लाइन को हम चंद्रशेखर लिमिट या चंद्रशेखर सीमा के नाम से जानते हैं। इसकी खोज महान भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक सुब्रमण्यन चंद्रशेखर ने की थी, और आपको पता है, इसी कमाल की खोज के लिए उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था। ये लिमिट है हमारे सूरज के मास का 1.44 गुना, और यही वो लकीर है जो एक तारे के भविष्य को 3 अलग-अलग रास्तों पर भेज देती है। तो ये काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है। अगर तारे का जो बचा हुआ कोर है उसका मास चंद्रशेखर लिमिट से कम है तो वो बनेगा एक व्हाइट ड्वार्फ यानी श्वेत वामन। अगर उसका मास 1.44 से 3 सोलर मास के बीच है तो वो बनेगा एक सुपर डेंस न्यूट्रॉन स्टार, और अगर उसका मास 3 सोलर मास से भी ज्यादा है तब वो बनता है ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य, एक ब्लैक होल। तो ये 3 चीजें हैं क्या? व्हाइट ड्वार्फ समझ लीजिए एक मरते हुए तारे का ठंडा होता हुआ दिल है। न्यूट्रॉन स्टार ये इतना ज्यादा घना होता है कि अगर हम उसका सिर्फ 1 चम्मच भर पदार्थ लें तो उसका वजन पृथ्वी के किसी बड़े पहाड़ जितना होगा। और ब्लैक होल खैर, ब्लैक होल वो जगह है जहां ग्रेविटी इतनी ज्यादा ताकतवर है कि कोई भी चीज, लाइट भी उससे बचकर नहीं निकल सकती। वाह, क्या सफर रहा है! इतनी दूर की यात्रा के बाद अब चलो वापस घर लौटते हैं, हमारी आकाशगंगा के अरबों तारों में से अपने वाले तारे यानी सूरज के परिवार में, हमारे अपने सोलर सिस्टम में। हमारा ये जो घर है, हमारा सोलर सिस्टम अपनी सभी ग्रहों के साथ, ये करीब 4.6 अरब साल पुराना है। इसका मतलब ये हुआ कि ब्रह्मांड की उम्र के हिसाब से देखें तो हमारा सौरमंडल काफी बाद में बना है। अब हम सब जानते हैं कि जैसा जीवन हम जानते हैं उसके लिए सबसे जरूरी चीजों में से एक है लिक्विड वाटर यानी तरल पानी। तो होता क्या है, हर तारे के चारों तरफ एक ऐसा एरिया होता है, एक ऐसा जोन जहां का टेम्परेचर पानी को लिक्विड बनाए रखने के लिए एकदम परफेक्ट होता है, और इसी जोन को कहते हैं गोल्डीलॉक्स जोन। ठीक उस कहानी की तरह जिसमें दलिया न ज्यादा गर्म था न ज्यादा ठंडा, बस एकदम सही। और हमारे अपने सोलर सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ हमारी पृथ्वी ही है जो इस खास गोल्डीलॉक्स जोन में पड़ती है। न बहुत ज्यादा गर्म न बहुत ज्यादा ठंडा, बस एकदम सही। और शायद यही वो चीज है जो हमारे इस छोटे से नीले ग्रह को इतना खास, इतना अनमोल बनाती है। तो एक छोटे से बिंदु से शुरू होकर अरबों आकाशगंगाओं तक का सफर, एक तारे के जन्म और मौत से लेकर हमारे अपने घर पृथ्वी तक, ये है हमारे ब्रह्मांड की कहानी। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि इस अनंत फैलाव में क्या हम अकेले हैं? क्या कहीं और भी कोई है जो रात में आसमान की तरफ देख रहा हो और ठीक यही सवाल पूछ रहा हो?